हेलो बच्चों बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फिर से लेक्चर नंबर 3 में भी चैप्टर नंबर 9 के मैथ्स 11th क्लास 12th की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9.4 एक्सरसाइज, क्योंकि 9.2 एक्सरसाइज तक डिस्कस कर चुके हैं और 9.3 एक्सरसाइज हमारे सिलेबस से कट हो चुकी है इस बार के लिए। ठीक है, तो अब हम दो एक्सरसाइज हमारी बचती हैं 9.4 और एक एक्सरसाइज है हमारी 9.5। ठीक है, 9.6 भी कट हो चुकी है। एक्सरसाइज याद रखना 9.3 और 9.6 दोनों कट हो चुकी हैं। ठीक है, इन दोनों को हटा दिया गया है सिलेबस से, डिलीटेड है ये, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। और ये दोनों के दोनों एक्सरसाइज हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं उसके बारे में, कि कैसे उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। ठीक है, इनमें आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे के रखेगा और आपसे पूछेगा कि इसके सॉल्यूशंस निकालो। ठीक है, आपको बोलेगा सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो सॉल्यूशन निकालने का क्या तरीका है, 9.4 में आपको कंसेप्ट सीखने को मिलेगा वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, तो VS इस कंसेप्ट से हम सॉल्यूशन निकालेंगे वेरिएबल को सेपरेट करके। और 9.5 में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट कंसेप्ट हैं, बिल्कुल ईजी हैं। एक कंसेप्ट अगर आपको आ गया तो पूरी एक्सरसाइज आपसे सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज बचेगी जिसके अंदर रैंडमली सब एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, तो 2 या 3 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कोशिश करेंगे 3 या 4 दिन में मैक्सिमम। तो चलिए शुरू करते हैं 9.4 एक्सरसाइज के साथ। आज हमारा टारगेट रहेगा 9.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना, पूरी को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो बच्चों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो वेरिएबल सेपरेबल में होता क्या है वो ज़रा ध्यान से देखना। इसके अंदर आप ना एक्स वाले वेरिएबल को एक साइड सेपरेट करते हो, वेरिएबल को आपने सेपरेट करना है, सारे एक्स वाले वेरिएबल एक साइड में और सारे वाई वाले वेरिएबल एक साइड में। ठीक है, लेकिन आपने ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जो dx और dy है वो हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, dx dy न्यूमरेटर में होना चाहिए। दोबारा से फिर सुनो एक बार कि आपने x वाले सारे वेरिएबल एक साइड करने हैं, y वाले सारे वेरिएबल एक साइड में करने हैं, लेकिन ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि dx और dy जो है वो आपका कहाँ होना चाहिए, सिर्फ न्यूमरेटर में होना चाहिए। वो न्यूमरेटर के अलावा कहीं नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में ही मिलना चाहिए आपको dx और dy। ठीक है, तो जो देखिए ज़रा कैसे सेपरेट करें ताकि dx और dy आपका न्यूमरेटर में चला जाए। dy तो पहले ही न्यूमरेटर में है, dx को उधर भेज देते हैं। तो हमने क्या किया, dx को एक दूसरी साइड में भेज दिया, तो dx को यहाँ भेज दिया। देखो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, dx ऊपर है dy भी ऊपर है, दोनों ऊपर है। x वाले वेरिएबल सारे एक साइड में है और y वाले वेरिएबल सारे एक साइड में है। इसके बाद आप लिखो इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। यहाँ पे इंटीग्रेट dy और यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स, साथ में dx। आगे का काम आपका, आपने इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं कराऊंगा आगे का काम आपको। 1 देखो dy के साथ 1 लिखा हुआ है, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होएगा 1। यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ऊपर फॉर्मूला लगेगा 2 साइन स्क्वायर x/2 और नीचे लगेगा 2 कोस स्क्वायर x/2। ठीक है, साथ में dx है, 2 से 2 कैंसिल आउट किया तो ये y साइन बाय कोस आ गया, टेंजेंट स्क्वायर x/2 साथ में dx। ठीक है, y टेन स्क्वायर x/2 का मतलब होता है सीकेंड स्क्वायर x/2 माइनस 1। ये फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x/2 और फिर देखो x का कोफिशिएंट भी डिवाइड में आता है, तो 1/2 आएगा, तो 2 आगे चला जाएगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x और प्लस में c। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका आंसर आएगा उसके अंदर ना एक कांस्टेंट होगा। आंसर आने से जब इंटीग्रेट पूरा हो चले तो उसके साथ आपने सी लगाना है, लास्ट में जाके सी लगाना है और एक ही तरफ सी लगाना है। ये नहीं है कि इधर इंटीग्रेशन करके इधर भी सी इधर भी सी। ठीक है, एक ही तरफ आपने सी लगाना है, लेफ्ट में लगा लो राइट में लगा लो, आपकी मर्जी है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि पीछे से कई बार आंसर पूरा मैच नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने सही तरीके से सेपरेट करके इंटीग्रेट किया तो आपका आंसर भी ठीक है। कई बार क्या होता है, मैच करने के लिए ना ये आंसर को सोल्व करते चले जाते हैं, x को इधर लेके चले जाएंगे, 10 को डिवाइड में ले जाएंगे, 2 को इधर ले आएंगे, आंसर में ही एडजस्टमेंट करके रखते हैं। तो आपको वो एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कई बार आंसर को ही सोल्व करते रहते हैं, तो आपको आंसर सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्लस सी लगा दो तो वो उस टाइम पे जो सॉल्यूशन आता है उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। और जो सी होता है इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट है ये सी। ठीक है, अगर आप सी लगा रहे हो, C1 भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया हुआ है।
ठीक है बच्चों, तो ये आपका आ गया यहाँ से जनरल सोल्यूशन। इस तरीके से जनरल सोल्यूशन निकलते हैं। दो टाइप के सोल्यूशन होते हैं, एक जनरल सोल्यूशन, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन। पहले जनरल सोल्यूशन निकालना आपने सीख लिया, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना मैं आपको इन द लेटर ऑन दिस वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके पहले कुछ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये आपका प्रॉपर आंसर आएगा इस तरीके से। तो अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं आपको ना थोड़े थोड़े हिंट दे देता हूँ क्वेश्चंस के, किस तरीके से आपने प्रोसीड करना है क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़े थोड़े से हिंट दे देता हूँ, तो किस तरीके से आप वेरिएबल को एक साइड में लेके जाओगे और फिर आगे क्या कार्रवाई करोगे। 4 - y², तो आपने क्या करना है, y वाले वेरिएबल देखो, dy और dx तो हमेशा ऊपर होना चाहिए, तो dx को इस साइड लेके आना पड़ेगा ताकि वो ऊपर आ जाए। अब y वाले वेरिएबल आपने एक साइड में करने हैं, तो dy इसको मैं डिवाइड में ले आया, √4 - y² और इधर dx। उसके बाद इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, आपको पता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन इनवर्स, ये होगा मेरे ख्याल से फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे एक्सरसाइज 7.4 वाला, ठीक है। एक्सरसाइज 7.4 में ये फॉर्मूले होते थे कई सारे, जिसमें क्या आता था, यहाँ पे आता था साइन इनवर्स x/a यानी y/2 आ जाएगा, ठीक है। और इस साइड आ जाएगा x और प्लस में c। लेकिन आपको आंसर ना देखो, आपका आंसर अगर ये आया है तो ये भी करेक्ट है, ये जनरल सोल्यूशन है आपका, यहाँ तक छोड़ दोगे आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन पीछे आंसर कैसे मिलेगा आपको, इस आंसर को सोल्व करके मिलेगा। कैसे, साइन को उधर लेके जाएगा, तो ये बना देगा y/2 = साइन x + c, ऐसे बना देगा। फिर y = 2 को उधर भेज देगा, 2 साइन x + c। इस तरीके का आंसर आपको पीछे मिलेगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये करने की, आप सिर्फ यहाँ छोड़ दो, वो भी आपका करेक्ट आंसर है। बस आपका इंटीग्रेशन करेक्ट होना चाहिए, आपकी मेथडोलॉजी करेक्ट होनी चाहिए, आपका कंसेप्ट करेक्ट होना चाहिए। आपको आंसर को फटाफट आगे आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आंसर इतना सोल्व करते हैं ये, कई बार आंसर 2 पेज का सोल्व कर देते हैं, तो वो हम ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बोर्ड में बिल्कुल करेक्ट होता है, अगर आप कर देते हो तो ये बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो बच्चों अब मैं आगे फर्दर आपको हिंट देता चल जाऊँगा, क्वेश्चन से आपने कैसे प्रोसीड करने हैं, कैसे आपने वेरिएबल को सेपरेट करना है, इंटीग्रेशन करना बाकी आपका ही काम है बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कैसे सेपरेट करोगे आप। dy/dx + y = 1 करके दे रखा है, तो ये आ जाएगा dy/dx, y को आप उस साइड ले जाओ तो 1 - y, x वाले सारे वेरिएबल एक तरफ कर दो, पहले dx को ऊपर ले जाओ, dy और dx दोनों ऊपर आ गए, y वाले वेरिएबल एक साइड में और x वाले सारे वेरिएबल दूसरी साइड में, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। इसके बाद आप इंटीग्रेट कर लोगे, सॉरी आंसर नहीं है यहाँ पे, इसके बाद आपने इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक है। तो इसके बाद आप इंटीग्रेट कर लोगे तो वहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा जनरल सोल्यूशन। मैं जस्ट आपको हिंट देते जा रहा हूँ बच्चों। 4th है जैसे sec² x, ताकि आपको इधर उधर करने में दिक्कत ना आए, सेपरेट आउट करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो sec² y और लास्ट में है टेंजेंट x dy = 0, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले एक टर्म को उधर लेके चले जाओ, तो ये आ गया sec² x टेंजेंट y dx = इस टर्म को उधर लेके चले गए तो sec² y टेंजेंट x dy। अब आपने क्या करना है फर्दर, x वाले सारे वेरिएबल एक साइड में, y वाले एक साइड में, dx आपका ऊपर है, dy आपका ऊपर है, तो x वालों को सारों को एक साइड सेपरेट कर लो। ये x का वेरिएबल है, ये टेंजेंट x यहाँ से, ये भी x का वेरिएबल है, तो इस साइड आ गया, x वेरिएबल का फंक्शन था। अब y वाले सारे एक साइड कर लिए, sec² y से डिवाइड करा दिया, टेंजेंट y dy ऊपर ही था, तो साइन वाले सारे x वाले सारे एक साइड, y वाले सारे एक साइड, ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है, पावर 1 है, तो log लगेगा, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा log ऑफ टेंजेंट x माइनस log ऑफ टेंजेंट y। एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप log में खेल रहे हो, पूरे log में चल रही है बातें, तो आप कांस्टेंट भी log में ले लेना, ठीक है, log c, क्योंकि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, चाहे log c लिखा हो, चाहे e⁻c लिखा हो, चाहे c लिखा हो, चाहे टेंजेंट इनवर्स c लिखा हो, एक ही बात है, क्योंकि हमें c की वैल्यू का नहीं पता ना, कोई कांस्टेंट है ये बस। तो यहाँ पे आप सबको log में ले लोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो, लेकिन पीछे आंसर आपको अलग मिलेगा, इसको वो सोल्व करते रहते हैं, बार बार सोल्व करते रहेंगे इसी आंसर को, लेकिन आपको क्या पता चलेगा बोर्ड में कि कहाँ तक सोल्व करना है, ठीक है। आप याद थोड़ी रखोगे कि पीछे आंसर ये है तो यहाँ तक सोल्व करना है। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन है इस केस में। बच्चों उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। आगे भी मैं हर क्वेश्चन के आपको हिंट देता चला जाऊँगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जिसका हिंट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। हर क्वेश्चन का हिंट मिलेगा, इंटीग्रेशन आपने खुद करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है e⁻x, उसकी ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं,
मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके लिख दिया है, एक टर्म को मैं उस साइड लेके चला गया, ठीक है, तो माइनस से क्या होगी वो प्लस हो गई है, ठीक है, साथ में डी एक्स, एक साइड में डी वाई है, यहाँ डी वाई है और वहाँ डी एक्स है, इस तरीके की आ गई है। एक्स वाले सारे एक तरफ, देखो डी वाई और डी एक्स ऊपर हैं, एक्स वाले सारे एक तरफ, तो यहाँ डी वाई बचेगा, एक्स वाले सारे एक तरफ कर दिए मैंने। अब इंटीग्रेट कर दो, इजी है बिल्कुल। अब इंटीग्रेट कर दोगे, ये आपका हिंट है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसके बाद आपने इंटीग्रेट करना है सिर्फ और सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है आपने, डी एक्स को ऊपर ले आओ, वाई वाले वेरिएबल सारे एक तरफ और एक्स वाले सारे वेरिएबल एक तरफ, ठीक है, और इंटीग्रेट कर दो एक्स वाले। ये आपका हिंट है नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो सिर्फ मैं सेपरेट करके दे रहा हूँ आपको, इंटीग्रेट आपने खुद करना है, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन बच्चों आता है, याद करने की कोशिश करो, आपको आता है इंटीग्रेशन। मैंने बहुत लेंथी आराम से सिंपल लेक्चर बना करके आपको इंटीग्रेशन कराया था। इसमें भी आपने 7 क्वेश्चन में भी दोनों टर्म को अलग अलग कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया इक्वल टू के अपोजिट साइड में। तो डी एक्स वाली साइड में आपने सारे एक्स के वेरिएबल करने हैं और डी वाई वाली साइड में आपने सारे वाई के वेरिएबल करने हैं। जहाँ पे इंटीग्रेशन टफ होगा वहाँ पे मैं बता भी दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, यहाँ पे 1 बाई वाई पड़ा हुआ है, नीचे फंक्शन की पावर 1 है और साथ में उसका 1 बाई वाई इंटीग्रेशन डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी log लगेगा, तो log ऑफ वाई और प्लस में log c। तो ये आपका आंसर आएगा इस केस में, क्वेश्चन नंबर 7 के केस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के केस में बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन नंबर 8 आप इजीली कर सकते हो, सेपरेट वही पड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप इजीली कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का मैं आपको हिंट देता हूँ कि 10th में क्या करना है आपने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हिंट नोट करो कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपने करना क्या है, सेपरेट आउट करने हैं। सबसे पहले आपने डी वाई और डी एक्स को अपोजिट साइड में लेके जाना है, ठीक है। तो उसको लेके जाने का क्या तरीका है, उसको लेके जाने का तरीका ये है कि इस टर्म को आप उठा के उस साइड ले जाओ। जब आप इस टर्म को उठा के उस साइड लेके जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, उस नेगेटिव से मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये e की पावर x आगे आ गया और 1 पीछे चला गया, ये फ़र्क पड़ा है, ठीक है। आप भी चेक कर सकते हो इस चीज़ को। dx इस साइड है, dy उस साइड है और दोनों न्यूमिनेटर के अंदर आए हुए हैं। तो dx वाले वेरिएबल, x वाले वेरिएबल सारे एक तरफ और y वाले वेरिएबल सारे एक तरफ, ठीक है बच्चों। उसके बाद इंटीग्रेशन, ऊपर डेरिवेटिव है, इसका भी ऊपर डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे log लगेगा e की पावर x माइनस 1, यहाँ पे भी log लगेगा और यहाँ पे भी log लगेगा, ठीक है, log c। बच्चों वो क्या करते हैं, log के फॉर्मूले लगा के ना इसको एडजस्ट करके रखते हैं पीछे, लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतना छोड़ दोगे आपका करेक्ट है, ठीक है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब बच्चों 1 से 10 तक के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे एक्सरसाइज 9.4 के। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन, जिनमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होता है। तो उनमें क्या करना है आपने ध्यान सुनना। उसके लिए देखो जरा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है कोस डी वाई बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है बोर्ड में, ठीक है, इज इक्वल टू ए, और आपको साथ में वैल्यू भी दे के रखेगा। एक्स की वैल्यू दे रखी है 0 और वाई की वैल्यू दे रखी है 1। जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको एक्स और वाई की एक पर्टिकुलर वैल्यू दे के रखेगा, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन निकालते थे, उनमें एक्स वाई नहीं मिलते थे हमें। तो इसमें करना क्या है, कोस को आपने उधर उस साइड लेके जाना है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स आएगा, उधर जाके कोस क्या बनेगा, कोस इनवर्स ए। ये आपका एक कॉन्स्टेंट है, तो आपने क्या करना है, डी वाई और डी एक्स को ऊपर लेके जाना है। फिर एक्स वाले वेरिएबल सारे एक तरफ, वाई वाले एक तरफ। देखो एक्स वाले एक तरफ हैं, वाई वाले एक तरफ हैं, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, ये तो किसी भी तरफ हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कोस इनवर्स ए एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इसके बाद आप इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट जब करोगे आप इसको, तो आपके पास यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आएगा वाई, कोस इनवर्स ए एक कांस्टेंट टर्म है, डी एक्स का इंटीग्रेशन विद 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बनेगा, एक्स, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा और प्लस में सी आएगा। तो ये तो आपने एक जनरल सोल्यूशन निकाल दिया। अब इस जनरल सॉल्यूशन का यूज़ करके और इन वैल्यूज़ का यूज़ करके हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। करना क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए आपने जनरल सॉल्यूशन में ये वैल्यू डालनी होती है। एक्स की जगह पे एक्स और वाई की जगह पे वाई डालो। जरा वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो डाल दी वैल्यू।
एक्स की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 इंटू कोस इन्वर्स ए प्लस सी। यहाँ से आपने सी की वैल्यू निकालनी होती है, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। उस 1 वैल्यू को यहाँ पे डाल दो जनरल सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ लिख दो पुट इट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डाल दो ये वैल्यू, तो आएगा y इज इक्वल टू एक्स कोस इन्वर्स ए प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, जनरल सॉल्यूशन के अंदर उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। देखो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, 1 था ना। यहाँ तक आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन का, इतना सोल्व कर दिया आपने तो 4 नंबर आपके, ठीक है। ये बोर्ड में आया भी हुआ है एक बार 2013-14 के अराउंड, ठीक है। तो ये तो आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब आपको एक छोटी सी कंसेप्ट की बात बताता हूँ, जिससे आपके ना एक्सरसाइज 9.2 के लास्ट के बचे हुए 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर जनरल सॉल्यूशन है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसके अंदर उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे जितना उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। अगर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है तो इसके जनरल सॉल्यूशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। देखो सी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, एक फिक्स्ड कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे फिक्स्ड कांस्टेंट ही आया हुआ है ना, कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आया हुआ है इसके अंदर, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटा दिया ना, वैल्यू पुट करके आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटा दिया। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, और जनरल सॉल्यूशन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता। जनरल सॉल्यूशन में उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं जितना उसका ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आप 9.2 के क्वेश्चन निकाल के कर सकते हो, लास्ट के जो हमने छोटे थे, ठीक है। ये मैंने आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना सिखाया है, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लो, जो कंसेप्ट मैंने यहाँ बताया उसको भी नोट डाउन कर लो, और 9.2 एक्सरसाइज के लास्ट के बचे हुए 2 MCQ क्वेश्चन भी आप कंप्लीट कर सकते हो उस कंसेप्ट की हेल्प से, कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं 0, और जनरल सॉल्यूशन में उतने होते हैं जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। अगर 4 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे जनरल सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं 1-2 क्वेश्चन का आपको हिंट दे देता हूँ। मैंने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना आपको सिखा दिया है, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हैं, उनका मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि उनको आपने कैसे करना है। जैसे आपका क्वेश्चन है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, साथ में dy/dx इज इक्वल टू 2x² प्लस x, और x और y की वैल्यू दे रखी है आपको इस तरीके से, ठीक है। करना क्या होता है, आपने dx वालों को सारों को एक तरफ, dy वालों को एक तरफ, तो dx को मैं उस तरफ लेके चला गया, उस तरफ ये पहले से लिखा हुआ है, dx भी लिख दिया। x के सारे वेरिएबल एक तरफ होने चाहिए, तो इनको भी एक तरफ कर दिया, ठीक है, इस तरीके से कर दिया। उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y, इसका इंटीग्रेशन आपको अलग तरीके से करना पड़ेगा, आप एकदम से नहीं कर सकते। तो इसको मैं i मान लेता हूँ, इस इंटीग्रेशन को पूरे को क्या मान लेते हैं, i मान लेते हैं, प्लस में c लगा देंगे। तो ये आपका आंसर है, ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन अभी इसमें i की वैल्यू डालनी बाकी है, तो i को आपने सेपरेटली सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे सेपरेटली, यहाँ पे ये लिखो, नीचे से देखो x को कॉमन x² को कॉमन निकालो, तो क्या बचेगा x प्लस 1, और यहाँ से दोबारा फिर x प्लस 1 को कॉमन निकाल लो, x प्लस 1 को कॉमन निकालोगे तो x प्लस 1 और साथ में x² प्लस 1। ये एक इंटीग्रेशन में क्या बनेगी, पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, क्योंकि ऊपर डिग्री कम नीचे डिग्री ज़्यादा है, और ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो इस तरीके से आपने पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है इस पर, ठीक है। मेरे को उम्मीद है आप इस पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर लोगे। इस तरीके से आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करोगे, ए बी की वैल्यू निकाल लोगे, सबकी वैल्यू डाल के आप इंटीग्रेट कर दोगे इसको बाद में, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना आपको आता है, तो वहाँ से आपके पास आई की वैल्यू आएगी, आई की कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आई की जो भी वैल्यू आएगी वो आपने फर्स्ट इक्वेशन में डालनी है। आई की वैल्यू आने के बाद आपने कहाँ डालनी है उसको, फर्स्ट इक्वेशन में। तो जब आई की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में डालोगे तो आपके पास जनरल सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा, जनरल सॉल्यूशन। उस जनरल सॉल्यूशन के अंदर आपने एक्स और वाई डाल के सी की वैल्यू निकाल लेनी है, और वापस सी की वैल्यू डालने के बाद वही जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा। इस तरीके से आपने लेंथी क्वेश्चन को करना है। कहीं भी इंटीग्रेशन खतरनाक आ जाए तो उसको आपने आई मानना है, आई मान के डिफरेंटली सोल्व करना है, अलग से सोल्व करना है। अलग से सोल्व करने के बाद आई की वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू इसमें डालनी है, तो वो आपका जनरल सॉल्यूशन, उसके अंदर एक्स वाई डाल के सी निकाल लेना है, और सी को वापस इसके अंदर डाल के जनरल सॉल्यूशन में आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। तो लेंथी क्वेश्चंस को आपने इस तरीके से प्रोसीड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन लगानी है, उसमें लीनियर फॉर्म की पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है आपसे 11 से लेकर 14 तक के ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन है बच्चों, कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन कटे हुए हैं, कुछ हम डिस्कस करेंगे।
तो कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम। फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें क्या लिखा हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। तो आपको ना पॉइंट दे रखा है 0 0, कहने का मतलब ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, x y दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी दे रखी है, y डैश इज इक्वल टू e की पावर x sin x। तो यहाँ आप लिख लो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x sin x। सॉल्यूशन कर्व निकालनी हो, सॉल्यूशन निकालना हो, कर्व निकालनी हो, कर्व की इक्वेशन निकालनी हो, एक ही बात है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। तो इसमें आपने dx वालों को एक तरफ और dy वालों को एक तरफ करना है। तो ये आपने कर दिया। उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर दो। अब इसका इंटीग्रेशन y, इसका आप कर नहीं पाओगे क्योंकि बाई पार्ट से होगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, i मान के। तो इसको i मान लिया, प्लस में c लगा दिया, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया आपका। फिर आप i की वैल्यू को सोल्व करो, e की पावर x sin x, बाई पार्ट वगैरह लगा के i की वैल्यू कुछ सोल्व हो जाएगी, ठीक है। वो सोल्व होने के बाद जो भी i की वैल्यू आएगी उसको आपने यहाँ डालना है, उस वैल्यू को आपने यहाँ डालना है प्लस c, ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया। इसके अंदर फिर आपने ये पॉइंट पुट करने हैं, x की वैल्यू 0 और y की भी 0। वहाँ से आपके पास c की कोई वैल्यू आएगी, उस c की वैल्यू को आपने वापस यहाँ डालना है, वो आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन बनेगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं बच्चों। 15 तक आपने करना है। आज के लिए सिर्फ एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक आप करोगे। उसके बाद 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, 16, 17, 18, ठीक है। इनको मैं डिस्कस कराऊंगा आपको बाद में कभी, पूरे चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे इनको मिसलेनियस के साथ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को। आगे वाले क्वेश्चंस हटे हुए हैं, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चंस में आपने क्वेश्चन नंबर 23 भी करना है, 23 तो आपने करना है, बाकी के हटे हुए हैं। तो 23 को भी मैं डिस्कस करा दूंगा, ये 4 क्वेश्चन मैं बाद में डिस्कस कराऊंगा। कल की वीडियो में बच्चों हम लोग 9.5 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे पूरी की पूरी कंप्लीट, और 9.5 एक्सरसाइज हमारी होमोजीनियस के ऊपर है। फिर 1 या 2 दिन में हम मिसलेनियस कर लेंगे, मैक्सिमम 2 दिन में। तो लगभग 3 दिन का और चैप्टर बचता है, ये 3 दिन का और चैप्टर बचा हुआ है। 3 दिन के बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट है बच्चों इसी हफ्ते में। फिर आपने 8 और 9 चैप्टर का इकट्ठे टेस्ट देना है मंडे को, नेक्स्ट मंडे को, नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट मंडे को आपने 8 तो 9 चैप्टर का इकट्ठे टेस्ट देना। पिछला टेस्ट मैंने पोस्टपोन कर दिया बच्चों। तो बच्चों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ 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 इन सारे क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में उतार लेना, रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, लिख लिख के देख लेना, क्योंकि अगर आप खुद से लिख के नहीं देखोगे, करके नहीं देखोगे, तो आपका गारंटी आंसर नहीं आ सकता बच्चों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।